हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में भी हम यूपीटीपीएससी वीडियो के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, यानी किसका प्रयोग हम सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है ज्ञापन और ऑप्शन डी है परिपत्र। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, तो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, अधिसूचना उसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिया गया है। हिंदी और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल, ठीक है, किस काल से लिया गया है। तो ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीतिकाल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिया गया है, तो ये है हमारा आदिकाल से। ठीक है, आदिकाल से, आदिकाल में लिया गया है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। आगे देखते हैं हम। आगे है गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द का वचन हमको बताना है कि कैसा वचन है। तो ऑप्शन ए है सदा बहुवचन, ऑप्शन बी है एक वचन, ऑप्शन सी है बहुवचन और ऑप्शन डी है सदा एक वचन। ठीक है, तो गौ शब्द, ठीक है, बताना है कि क्या है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, एक वचन है। ठीक है, क्या है, तो एक वचन। इनका बहुवचन क्या होता है गौ का, तो गौ का होगा गौएं, ये बहुवचन होगा। गौ क्या है, एक वचन है। अगला देखते हैं हम। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 36। तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी 33। 33 क्या है, मूल वर्णमाला है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से अशुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दैहिक, ऑप्शन बी है नौकरी, ऑप्शन सी है प्रौढ़ और ऑप्शन डी है पौरुष। तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी क्या है, अशुद्ध है। नौकरी नहीं होता, ये क्या होता है, नौकरी होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो नौकरी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी वर्तनीय ठीक है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा वर्तनीय रूप से इसमें शुद्ध लिखा गया। तो ऑप्शन ए है रचयिता, ऑप्शन बी है रचता, ऑप्शन सी है रचयिता और ऑप्शन डी है रचयिता। तो कौन सा इसमें सही है वर्तनीय रूप से, तो ये क्या है, रचयिता सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद बताना है कि गायक का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन ए है गा प्लस यक, ऑप्शन बी है गाय प्लस इक, ऑप्शन सी है गौ प्लस अक और ऑप्शन डी है गौ प्लस आयक। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा गौ प्लस अक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ये कौन सी संधि है, तो ये अयादी संधि है। ठीक है, ये कौन सी, अयादी संधि होगी। अगला देखते हैं हम। नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए है नौ प्लस विक, ऑप्शन बी ना प्लस विक, ऑप्शन सी है नौ प्लस इक और ऑप्शन डी है न प्लस आविक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा नौ प्लस इक। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा, तो ये ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्या है,
अयादी संधि है, अयादी संधि है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें औ और ई के मेल से क्या बन रहा है, आओ बन रहा है। यहाँ पे क्या है, औ और यहाँ पे ई। ठीक है, और इनके मेल से क्या बन रहा है, तो आओ बन रहा है। अगला देखते हैं हम, आमरण में कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है द्विगु। तो आमरण में कौन सा समास होगा, तो आमरण में हमारा समास होगा क्या है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव समास होगा। आमरण का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मरण तक, मरण तक। तो कौन सा समास हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। हमको बताना है कि कौन सा शब्द है इसमें जो कर्मधारय समास नहीं है। तो ऑप्शन है नीलगाय, ऑप्शन बी है प्रिय सखा, ऑप्शन सी है कृताकृत, और ऑप्शन डी है विद्याभ्यास। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कर्मधारय समास किसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याभ्यास में क्या है, कर्मधारय समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपसर्ग व शब्दांश है जो, उपसर्ग व शब्दांश है जो, ऑप्शन नंबर ए है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन बी है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन सी है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, और ऑप्शन डी है शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग व शब्दांश है जो क्या होता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम, आगे अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अल, ऑप्शन बी है अल, ऑप्शन सी है अलन, और ऑप्शन डी है अलम। तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, तो अलंकार में अलम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन ए है शब्दांश, ऑप्शन बी है वाक्यांश, ऑप्शन सी है पदांश, और ऑप्शन डी है पद्यांश। तो प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अंश, ऑप्शन बी है अंश, ऑप्शन सी है अस, और ऑप्शन डी है अस। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो कौन सा होगा इसमें तत्सम शब्द, तो वो होगा अंश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अंश क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव होगा अंश। ऐसे ये क्या है, ये तद्भव है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत और ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी है देशज, ऑप्शन सी है विदेशी, और ऑप्शन डी है तद्भव, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा। गेहूं का हमको तत्सम बताना है कि गेहूं का तत्सम क्या होगा। तो ऑप्शन ए गृध्र, ऑप्शन बी है गोधूम, ऑप्शन सी है गो, और ऑप्शन डी है ग्रंथि। तो गेहूं का तत्सम क्या होगा,
तो गेहूं का होगा गोधुम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, और इसका गिद्ध का क्या होगा, तो इसका होगा हमारा गिद्ध। इसका तत्सम क्या होगा, तो गिद्ध होगा। गो का क्या होगा, गो का होगा गाय। ग्रंथि का, तो ग्रंथि का गाठ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें तद्भव कौन है। तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है नग्न, ऑप्शन सी है तीन, और ऑप्शन डी है भ्रमर। तो इसमें तद्भव कौन सा है, तो इसमें तद्भव होगा तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसका तीन का तत्सम क्या होगा, तो तीन का तत्सम होगा त्रीणी। अगला निम्न में से संज्ञा शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आप, ऑप्शन बी है चलना, ऑप्शन सी है आकाश, और ऑप्शन डी है लंबा। तो इसमें से संज्ञा कौन सा है, तो ये होगा हमारा क्या है, आकाश क्या है, संज्ञा है। ठीक है, आकाश क्या है, तो संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो आकाश क्या है, आकाश नाम है, तो ये क्या हुआ, संज्ञा हुआ। आगे देखते हैं हम। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा हमको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए है थकावट, ऑप्शन बी है बुराई, ऑप्शन सी है आलस्य, और ऑप्शन डी है बुढ़ापा। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी होगी, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। थकावट क्या है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। यहाँ पे रेखांकित छूट गया है, हम इसको बताते हैं। यहाँ पे क्या है, उसने के नीचे रेखांकित है, तो उसको हमको बताना है कि रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ठीक है, उसने हमको बताना है कि कौन सा इसमें सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसने क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है विशेषण एवं विशेष, और ऑप्शन डी है विशिष्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति या व्याप्ति, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है,
विशेषण क्या होता है? तो विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण क्या है? तो ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है शब्द। तो क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? तो ये होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह, ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह, उसको हमको बताना है कि वह क्या होता है। तो ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन बी वचन कहलाते हैं, ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं और ऑप्शन डी वाच्य कहलाते हैं। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? राम धीरे धीरे पढ़ता है में हमको अव्यय बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन ए है संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन सी है समुच्चय बोधक अव्यय और ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय होगा? तो ये होगा हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हमको बताना है कि अरण्य शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो ऑप्शन है कांतार, ऑप्शन बी आबारी, ऑप्शन सी है कुलीन और ऑप्शन डी है सस्य। तो अरण्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए कांतार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन है तरंगड़ी, ऑप्शन बी है सरोज, ऑप्शन सी है तड़ाग और ऑप्शन डी है मृगांक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा, कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सरोज क्या है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अध का विलोम है। अध का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पूर्ण, ऑप्शन बी है समाप्त, ऑप्शन सी है रति और ऑप्शन डी है खत्म। तो अध का विलोम क्या होगा? तो अध का विलोम होगा पूर्ण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है जागृत का विलोम है। जागृत का विलोम हमको बताना है। तो ऑप्शन ए निद्रा, ऑप्शन बी है सुस्त, ऑप्शन सी है सुप्त और ऑप्शन डी है सुसुप्ति। तो जागृत का विलोम क्या होगा? तो जागृत का विलोम होगा सुप्त। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे रिक्त स्थान है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है। मैंने यहाँ पे रिक्त स्थान है। मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरें। ठीक है, यहाँ पे हमको भरना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए अंतःकरण, ऑप्शन बी है मन, ऑप्शन सी है चित्त और ऑप्शन डी है आत्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ पे मन भराएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं। संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश डैश प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पे भरना है कि क्या भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी है कर्तव्य, ऑप्शन सी है शरीर और ऑप्शन डी है आचरण। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए आशातीत,
ऑप्शन बी है अप्रत्याशित, ऑप्शन सी है असान्वित और ऑप्शन डी है प्रत्याशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं हम। आगे, जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। जिसके हाथ में चक्र है इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है चक्रपाणी, ऑप्शन सी है चक्रधर होगा, यहाँ पे चक्रधर होगा, चक्रधर, और ऑप्शन डी है चंद्रचूड़। तो जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा इसमें? तो जिसके हाथ में चक्र है उसे हम चक्रपाणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, और चंद्रशेखर किसे कहते हैं? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो। चक्रधर, चक्रधर किसे कहते हैं? तो चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, चंद्रचूड़, जिसके चूड़ा अर्थात चूड़ा क्या बोलते हैं? बालों में चंद्रमा हो, जिसके चूड़ा या उसी को बालों में चंद्रमा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए मूर्ख बन जाना, ऑप्शन बी है अपमानजनक बात कहना, ऑप्शन सी है बुद्धि भ्रष्ट होना और ऑप्शन डी है बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है छोटे शिशु को तलाशना, ऑप्शन बी अत्यधिक शरारती बालक, ऑप्शन सी है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना और ऑप्शन डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। तो ऑप्शन है एक चना किसी काम का नहीं, ऑप्शन बी है एक चना शक्तिहीन होता है, ऑप्शन सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता और ऑप्शन डी एक चने से भूख नहीं मिटता। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य हमको बताना है। तो ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण उपवाक्य और ऑप्शन डी है क्रिया उपवाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन है प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ऑप्शन बी है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ऑप्शन सी है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा और ऑप्शन डी है राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ये होगा कि जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है। ठीक है, आपको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे अशुद्ध अंश है। तो ऑप्शन ए है मैंने, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है जाना और ऑप्शन डी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे अशुद्ध है अंश है, तो ये है मैंने। यहाँ पे मैंने का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, मुझे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो कौन कौन से वाच्य होते हैं, तो पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है, ये क्या होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है को, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है से और ऑप्शन डी है में। तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या होगा, कर्ता कारक का परसर्ग होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। को किसका है, तो को ये कर्म कारक का है। ठीक है, क्या है, को कर्म कारक का है। से क्या है, तो से अपादान कारक का है, अपादान कारक का है। और इससे क्या होता है, इससे अलगाव की, अपादान कारक में क्या होता है कि अलगाव की स्थिति में से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, में क्या है, में अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक का परसर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। बहन को पुस्तक देता है, इसमें हमको बताना है कि यहाँ पे कौन सा कारक है। तो ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध और ऑप्शन डी है अधिकरण। तो यहाँ पे क्या होगा, बहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, तो यहाँ पे होगा को का प्रयोग हुआ है। को किस में आता है, तो यह संप्रदान कारक में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ऑप्शन ए है पुल्लिंग, ऑप्शन बी है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी है उभय लिंग। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, तो ये होते हैं पुल्लिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे लिखा है अपवाद, तो इसमें अपवाद कौन कौन से हैं जिसको हम पुल्लिंग नहीं मानते, मतलब वो पुल्लिंग नहीं होते, तो वो अपवाद है। अपवाद कौन कौन से हैं, तो वो है ई, बड़ी तथा क्या है री। ये क्या है, ये 3 अपवाद हैं। ये क्या आते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन ए है जवाब, ऑप्शन बी है गुलाब, ऑप्शन सी है हिसाब और ऑप्शन डी है शराब। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये है शराब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। शराब क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध हो। ठीक है, हमको बताना है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है परिमाण,
बोधक विशेषण, और ऑप्शन डी अव्यय, और ऑप्शन सी अव्यय, और ऑप्शन डी है काल। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, और ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसमें होगा हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। ठीक है, हमको अशुद्ध शब्द बताना है कि वर्तनीय की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी अनुगृहित, ऑप्शन सी अध्यात्म, और ऑप्शन डी है अधीन। तो इसमें वर्तनीय रूप से अशुद्ध कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी अध्यात्म। ये क्या है? वर्तनीय रूप से अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है, ये होगा इसका शुद्ध रूप। आगे बढ़ते हैं। आगे है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ऑप्शन ए आर्य भाषा परिवार, ऑप्शन बी है द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी है देव भाषा परिवार, और ऑप्शन डी है बहुरूपी भाषा परिवार। तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध किस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित भाषाओं को उनके विकास क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्राचीन संस्कृत, ऑप्शन बी है सौर सेनी, ऑप्शन सी है लौकिक संस्कृत, और ऑप्शन डी है पश्चिमी हिंदी। तो हमको इसके विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद फिर लास्ट में सबसे कौन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले विकसित हुआ था क्या है? प्राचीन हिंदी आई थी, प्राचीन संस्कृत, प्राचीन संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद सौर सेनी, और फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो पहले प्राचीन संस्कृत ऑप्शन नंबर ए, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत सी, फिर उसके बाद सौर सेनी बी, और फिर उसके बाद लास्ट में डी। तो ए सी बी डी, कहाँ कौन सा ऑप्शन है? ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है कि मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय हमको बताना है, अर्थात हिंदी हमको इसका हिंदी अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए भार प्रयोग, ऑप्शन बी है जन संचार, ऑप्शन सी है व्यापक उपभोग, और ऑप्शन डी है व्यापक प्रतिरक्षण। तो मास कंजम्पशन का क्या होगा? तो ये होगा जनसंचार। ठीक है, इसका पर्याय क्या होगा? तो जनसंचार होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। ठीक है, हमको इसका हिंदी अनुवाद करना है। आई वॉज ओवरजॉयड, आई वॉज ओवरजॉयड का हिंदी अनुवाद करना है। तो ऑप्शन ए है उल्लसित हूँ था। ठीक है, मैं खुशी से ऊपर था, ऑप्शन सी है मेरा दिल बाग बाग हो गया, और ऑप्शन डी है मेरी खुशी ज्यादा थी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आई वाज ओवर जॉयड का सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका सही हिंदी अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।